क्लेम्स है कि टॉर्चर चेम्बर्स थे, रिचुअलिस्टिक किलिंग्स होती थी। मुझे गुस्सा आया, बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आया इन पावरफुल लोगों पर, इस सिस्टम पर। क्या ये एप्स्टीन फाइल पूरी एक फेक है? 19 मार्च 2015 एक ईमेल, सब्जेक्ट लाइन पैंडेमिक। जेफरी एप्स्टीन की फाइल में मिला ये ईमेल लिखता है, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट स्टेप्स ऑन हाउ टू इन्वॉल्व WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप वी कैन पुल दिस ऑफ। 2015 में पैंडेमिक के बाद फिर 2019 में आया इवेंट 201, बिल गेट्स द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सिमुलेशन ग्लोबल पेंडेमिक का, और फिर अर्ली 2020 में आया कोविड-19। -19 numbers in India. A single day spike. आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगी। 30 जनवरी 2026 को जो फाइल्स रिलीज हुई उसमें क्या था, किन किन के नाम थे, और सबसे बड़ा सवाल, ये पूरी एप्स्टीन फाइल एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन इन सवालों से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन था कौन, क्यों इसके नाम को पूरी दुनिया गालियां दे रही है, और कैसे एक इंसान दुनिया का इतना पावरफुल इंसान बन गया कि दुनिया के सारे लोग इसके सामने झुकते थे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में बिल्कुल बिगिनिंग से। 20 जनवरी 1953 न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन में जन्म हुआ एक लड़के का, जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में पला बड़ा ये लड़का, जिसके पिता सीमोर एप्स्टीन न्यूयॉर्क सिटी पार्क डिपार्टमेंट में काम करते थे और माँ पॉलिन एक स्कूल एड थी। कोई नहीं सोच सकता था कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे डार्क और ट्विस्टेड स्टोरी का एक किरदार बनेगा। बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जेफरी बचपन से ही इंटेलिजेंट था। लफायत हाई स्कूल में पढ़ाई की, फिर कूपर यूनियन और NYU's कोरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ी, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की। 1970 में बिना डिग्री के ही उसने डॉल्टन स्कूल में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। यहीं पर उसकी मुलाकात हुई इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के बच्चों से, और यहीं से शुरू हुआ उसका एलिट सर्कल में एंट्री का सफर। 1976 में जेफरी ने टीचिंग छोड़ दी और वॉल स्ट्रीट में कदम रखा। बेयर स्टर्न्स में शामिल हुआ, जहां उसने लिमिटेड पार्टनर का पोजीशन हासिल किया, लेकिन 1981 में उसे यहां से भी निकाल दिया गया। कारण आज तक स्पष्ट नहीं है। कुछ कहते हैं सिक्योरिटीज वायोलेशन थे, कुछ कहते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन इस सेटबैक ने जेफरी को तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाया। 1982 में जेफरी ने अपनी खुद की फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म खोली, जे एप्स्टीन एंड कंपनी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि फर्म सिर्फ बिलियनेयर्स को सर्विस देती थी। मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए थी $1 बिलियन। कैसे एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया इंसान इतने जल्दी बिलियनियर्स का ट्रस्टेड एडवाइजर बन गया, ये सवाल आज भी पूछा जाता है। 1987 में उसकी मुलाकात हुई रिटेल मैग्नेट लेस्ली वेक्सनर से, जो कि विक्टोरिया सीक्रेट द लिमिटेड के ओनर थे। वेक्सनर ने जेफरी को अपना एक्सक्लूसिव मनी मैनेजर बना लिया, और यही से जेफरी की असली ताकत और उसको पैसा आना शुरू हुआ। वेक्सनर ने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। इसका मतलब जेफरी उनकी पूरी संपत्ति, उनकी पूरी दौलत को कंट्रोल कर सकता था। कुछ साल में ही जेफरी करोड़ों अरबों का मालिक बन गया। 1990s में जेफरी ने अपना एम्पायर खड़ा किया। उसने न्यूयॉर्क में एक मैसिव टाउन हाउस खरीदा, जो कि मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड में था, 71st स्ट्रीट पर, जिसकी वर्थ थी करीब $77 मिलियन। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक पैलेस था जहां दीवार पर एक्सपेंसिव पेंटिंग्स लगी थी, मार्बल फ्लोर्स थे, और एक ऐसी लग्जरी थी जो सिर्फ सपनों में देखी जा सकती। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग थी उसकी दूसरी प्रॉपर्टी। 1998 में जेफरी ने खरीदा लिटिल सेंट जेम्स, एक प्राइवेट आइलैंड यूएस वर्जिन आइलैंड्स में, जिसे बाद में लोकल्स ने पीडोफाइल आइलैंड या सिन आइलैंड का नाम दे दिया। 72 एकर्स का ये आइलैंड, जहां उसने बनाई एक ब्लू एंड व्हाइट स्ट्रिप्ड टेंपल जैसी एक बिल्डिंग, अंडरग्राउंड टनल्स और एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका पर्पस आज तक क्लियर नहीं है। इसी दौरान जेफरी की फ्रेंडशिप हो गई दुनिया के सारे पावरफुल लोगों से। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट्स, सब उसके सर्कल में थे। उसकी प्राइवेट जेट, जिसे लोलिटा एक्सप्रेस कहा जाता था, उसमें ये सब लोग सफर करते थे। लेकिन सवाल ये है कि एक मनी मैनेजर इतना पावरफुल क्यों था?
पार्टीज इतनी एक्सक्लूसिव क्यों थी, उसके आइलैंड पे ऐसा क्या होता था। 2005 में पहली बार जेफरी के खिलाफ सीरियस एलिगेशन सामने आई। फ्लोरिडा के पाम बीच में एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने सबसे पहले जेफरी के अगेंस्ट कंप्लेंट किया कि जेफरी ने उनकी बेटी के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो सामने आया ना भाई, शॉकिंग था। दर्जनों लड़कियां 14-15 साल की, जिन्हें सिर्फ कुछ पैसे देकर जेफरी के प्राइवेट आइलैंड में बुलाया जाता था और फिर उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता था। 2008 में जेफरी को अरेस्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो पूरे जस्टिस सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स के पास एविडेंस थी कि जेफरी ने डोजन ऑफ अंडर एज गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया था, जो कि फेडरल क्राइम था जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी। लेकिन जेफरी के लॉयर्स, जिसमें शामिल थे एलन डेरशोविट्ज, कीनेथ स्टार, उन्होंने एक सीक्रेट प्ली डील नेगोशिएट की। इस प्ली डील में, जिसे बाद में स्वीटहार्ट डील कहा गया, जेफरी को सिर्फ 18 मंथ्स की जेल हुई, वो भी एक कंफर्टेबल काउंटी जेल में, जहां उसे वर्क रिलीज की परमिशन भी थी। मतलब दिन में 12 घंटे वो बाहर अपने ऑफिस काम करने के लिए जा सकता था। फेडरल चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए और सबसे शॉकिंग, ये पूरा डील सीक्रेट रखा गया, विक्टिम्स को बताया तक नहीं गया, जो कि टोटली इलीगल था। 2009 में जेफरी जेल से बाहर आया, रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर बना, लेकिन उसके लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आया। वो फिर अपनी लग्जरी प्रॉपर्टीज में रहने लगा, फिर से वही पार्टीज और कनेक्शंस जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन विक्टिम्स चुप नहीं रहे। वर्जीनिया जेफरी, जिसे एप्स्टीन ने 16 साल की उम्र में रिक्रूट किया था, उसने 2015 में पब्लिकली बोलना शुरू किया। उसने नाम लिए प्रिंस एंड्रयू, एलन डेरशोविट्ज और कई पावरफुल लोगों के, जिसके साथ एप्स्टीन ने उसे फोर्स किया था। उसने आइलैंड के हॉरर्स के बारे में बताया, सिस्टमैटिक ट्रैफिकिंग के बारे में बताया। 2019 में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने फिर एप्स्टीन फाइल को खोला। मायामी हेरल्ड की जूली के ब्राउन ने परवर्जन ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया कि कैसे एप्स्टीन ने जस्टिस सिस्टम के साथ गेम किया, कैसे पावरफुल लॉयर्स ने विक्टिम्स को साइलेंट किया और कैसे 2008 का प्ली डील इलीगल और अनएथिकल था। 6 जुलाई 2019 को जेफरी को न्यूयॉर्क में फिर से अरेस्ट किया गया। इस बार फेडरल चार्जेस थे सेक्स ट्रैफिकिंग विथ माइनर्स के। FBI ने उसके मैनहट्टन टाउन हाउस में रेड की और जो मिला वो डिस्टर्बिंग था। हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ माइनर यंग गर्ल्स, CDs लेबल्ड विद गर्ल्स नेम्स, फेक पासपोर्ट्स और कैश और डायमंड्स की भरमार। एप्स्टीन की बेल डिनाई कर दी गई, उसे मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा गया। एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल थी वो। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया को शॉक कर गया। 10 अगस्त 2019 सुबह करीब 10:30 बजे जेफरी एप्स्टीन को अपनी जेल सेल में डेड पाया गया। Jeffrey Epstein has taken his own life while he was behind bars. Breaking news this hour, officials say multi-millionaire Jeffrey Epstein has taken his own life. ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार तो सुसाइड बाय हैंगिंग था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस इतने सस्पिशियस थे कि पूरी दुनिया ने इसे मर्डर माना। क्यों सस्पिशियस था ये डेथ? पहली बात, कुछ हफ्ते पहले ही एप्स्टीन को अपने ही सेल में इंजर्ड पाया गया, पर नेक पर मार्क्स थे, उसे सुसाइड वॉच पर रखा गया था। लेकिन मिस्टीरियसली उसकी मौत से पहले ही सुसाइड वॉच को हटा दिया गया। दूसरी बात, उस रात जिन गार्ड्स को उसकी सेल के बाहर होना चाहिए था वो सो रहे थे और कई घंटों तक उन्होंने चेक भी नहीं किया। तीसरी बात, जो 2 कैमरास उसकी सेल को रिकॉर्ड कर रहे थे वो मेलफंक्शन पाए गए, मतलब दोनों कैमरास बंद। और चौथी सबसे शॉकिंग बात, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बेडन, जिन्हें एप्स्टीन के ब्रदर ने हायर किया था इंडिपेंडेंट एटॉप्सी के लिए, उन्होंने कहा कि इंजरीज जो एप्स्टीन की नेक पर थी वो सुसाइड से ज्यादा होमिसाइड जैसी लगती थी। एप्स्टीन की डेथ ने एक बात तय कर दी, वो कभी ट्रायल्स में नहीं आएगा, वो कभी किसी का नाम नहीं लेगा। जो सारे सीक्रेट्स जो सिर्फ उसको पता थे, वो सारे सीक्रेट्स अब चले गए थे हमेशा के लिए। लेकिन क्या सच में चले गए या फिर कुछ रिकॉर्ड थे? एप्स्टीन के मरने के बाद इन्वेस्टिगेशंस जारी रही। उसकी अकम्प्लिस गिलेन मैक्सवेल, जो ब्रिटिश सोशलाइट थी और पब्लिशर रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी, उसे 2020 में अरेस्ट किया गया। गिलेन ने एप्स्टीन के साथ मिलकर अंडर एज माइनर गर्ल्स को रिक्रूट किया था, ग्रूम किया था, अब्यूज के लिए डिलीवर किया था। 2021 में उसका ट्रायल हुआ और दिसंबर 2021 में उसे गिल्टी पाया गया सेक्स ट्रैफिकिंग और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में। जून 2022 में उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी था, एप्स्टीन के पास जो
जो एविडेंस थे, वो डॉक्यूमेंट्स, वो ईमेल्स, वो फ्लाइट लॉग्स, वो फोटोग्राफ्स, वो वीडियोस, वो सब कहाँ थे? FBI ने रेड में तो बहुत कुछ कॉन्फिस्केट किया था, लेकिन पब्लिक को कुछ भी नहीं दिखाया गया था। सालों तक विक्टिम्स, एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स सब ने डिमांड की कि एप्स्टीन फाइल को रिलीज किया जाए। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पिटीशन दायर हुई, कोर्ट्स में बैटल्स लड़े गए और फाइनली आफ्टर इयर्स ऑफ लीगल फाइट्स यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अनाउंस किया कि 30 जनवरी 2026 को एप्स्टीन फाइल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिलीज किया जाएगा। और जो उस दिन रिलीज हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 30 जनवरी 2026 ये वो दिन था जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज किए 30 लाख से भी ज्यादा पेजेस, 2000 से ज्यादा वीडियोस, 1,80,000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स, एप्स्टीन की प्राइवेट जेट लोलिडा एक्सप्रेस के कंप्लीट फ्लाइट लॉग्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बैंक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स और 13,000 से ज्यादा ईमेल्स एप्स्टीन के पर्सनल करेस्पॉन्डेंस के। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ये पूरे डार्क वर्ल्ड की खिड़की थी जो अब तक बंद थी। लेकिन सबसे शॉकिंग क्या था? बड़े बड़े नाम्स, ईमेल्स, तस्वीरें, डिस्टर्बिंग डिटेल्स जो अब सब पब्लिक डोमेन में थी। आइए एक एक करके देखते हैं कि उन तस्वीरों में क्या था और किन किन के नाम सामने आए, किन के नाम लिटरली फाइल्स में हैं और किन के फेक एजेंडास बनाए गए। सबसे पहला नाम जो सबसे ज्यादा बार मेंशन हुआ है वो है बिल क्लिंटन का। फ्लाइट लॉग्स के अनुसार क्लिंटन का नाम 26 बार एप्स्टीन की प्राइवेट जेट की फ्लाइट में अपीयर हुआ है। अफ्रीका ट्रिप्स, एशिया ट्रिप्स, यूरोप ट्रिप्स और कई बार तो बिना सीक्रेट सर्विसेज के। सोचिए, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बिना किसी सिक्योरिटी के, एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर के प्राइवेट जेट में बिना किसी सिक्योरिटी के ट्रेवल कर रहा है। ईमेल्स में 73 ईमेल्स ऐसी थी जिसमें क्लिंटन का नाम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेंशन था। स्केड्यूलिंग की बातें, मीटिंग्स की बातें, फेवर्स की बातें, सब था। वर्जीनिया जीफ्री जो सर्वाइवर है, उसने अपनी डेपोजिशन में क्लेम किया था दैट आई सॉ क्लिंटन ऑन द आइलैंड। क्लिंटन की तरफ से स्टेटमेंट्स आए कि आई न्यू नथिंग अबाउट दिस टेरिबल क्राइम्स। लेकिन इतनी ट्रिप्स, इतने ईमेल्स, ये कोई नहीं जानता था, तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर आया बिल गेट्स का नाम। मल्टीपल मेल्स में बिल गेट्स का नाम का कनेक्शन था। ईमेल्स में गेट्स का नाम 15 से ज्यादा बार था। 2011 से 2014 तक मल्टीपल मीटिंग्स डॉक्यूमेंटेड थी। फ्लाइट लॉग्स कंफर्म करते हैं कि गेट्स ने एप्स्टीन की पर्सनल फ्लाइट में ट्रेवल किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के इन्वेस्टिगेशन ने इसे एक्सपोज भी किया था। गेट्स ने सफाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा, आई मेट हिम फॉर फिलैंथ्रोपिक डिस्कशंस, आई रिग्रेट इट वाज अ मिस्टेक। लेकिन यहाँ पर स्टोरी और डार्क हो जाती है। 2010 में एक शॉकिंग ईमेल इमर्ज हुई। बिल गेट्स ने एक रशियन ब्रिज प्लेयर से मुलाकात की थी। ईमेल्स में गेट्स ने किसी को मैसेज किया था, आई नीड मेडिकेशन, आई मे हैव कॉट समथिंग। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे रिपोर्ट किया था। वो ईमेल एप्स्टीन के रिकॉर्ड में क्यों था? क्योंकि वो रशियन वुमेन एप्स्टीन के थ्रू बिल गेट्स को इंट्रोड्यूस हुई थी। और सबसे शॉकिंग वो पैंडेमिक ईमेल जिसकी बात मैंने सबसे स्टार्टिंग में की थी, जिसका सब्जेक्ट था पैंडेमिक, डेट थी 19 मार्च 2015 और कंटेंट था, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट स्टेप्स ऑन हाउ टू इन्वॉल्व WHO, आई होप वी कैन पुल दिस ऑफ। ये ईमेल रिलीज्ड एप्स्टीन फाइल में था। डॉक्यूमेंट नंबर 45592। टाइमलाइन देखो ध्यान से। 2015 में ये पैंडेमिक प्लानिंग ईमेल्स, 2017 में बिल गेट्स फाउंडेशन ने WHO की फंडिंग बढ़ाई, 2019 18 अक्टूबर को इवेंट 201 हुआ, पैंडेमिक सिमुलेशन जो होस्ट किया गया जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने, फंडेड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। सिनेरियो था कोरोना वायरस पैंडेमिक का। टॉपिक डिस्कस किए गए कि कैसे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करें, गवर्नमेंट और मीडिया कोऑर्डिनेशन कैसे हो। 2019 दिसंबर में फर्स्ट कोविड-19 केसेस रजिस्टर हुए वुहान में और 2020 मार्च में ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर हो गया। सवाल ये है कि 2015 में पेंडेमिक प्लानिंग क्यों हो रही थी? एप्स्टीन का इन्वॉल्वमेंट क्या था? WHO को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? फंडिंग चैनल्स किसके लिए सेटअप करनी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब एक कोइंसिडेंस था? डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी फाइल्स में था। 19 ईमेल्स में ट्रंप का नाम मेंशन था। मल्टीपल फोटोग्राफ्स में एप्स्टीन के साथ 19 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक की मार-ए-लागो में साथ में अटेंड की गई पार्टीज के रिकॉर्ड्स थे। एक ईमेल वायरल हुआ जिसमें क्लेम किया गया कि ट्रंप ब्रॉट हिज वाइफ इनटू द गैदरिंग।
फैक्ट चेक करने पर पता चला कि ईमेल में मिलेनिया ट्रंप का इनडायरेक्ट मेंशन था इस कॉन्टेक्स्ट में कि ट्रंप कपल सोशल इवेंट्स को अटेंड करते थे। कोई डायरेक्ट क्रिमिनल एलिगेशन नहीं था। वर्जीनिया जीफ्री के लॉयर ने 2016 की डेपोजिशन में क्लेम किया था, एप्स्टीन टोल्ड मी ट्रंप लाइक यंगर गर्ल्स, लेकिन कोई फोटोग्राफिक या डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। ट्रंप ने डिनाई भी किया था। 2002 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन में कहा था, आई हैव नोन जेफ फॉर 15 years, terrific guy. He likes beautiful women as much as I do and most of them are the younger one. 2019 में ट्रंप ने कहा, I had a falling out with him. I haven't spoken to him in 15 years. फाइल्स रिलीज के बाद फरवरी 2025 में ट्रंप टावर के सामने hundreds of protesters गैदर हुए। साइंस थे जस्टिस फॉर विक्टिम्स, रिलीज ऑल द नेम्स। लोग डिमांड कर रहे थे फुल ट्रांसपेरेंसी की। स्टीफन हॉकिंग्स, वो लेजेंडरी फिजिसिस्ट, एग्जैक्टली उनका भी नाम था। 2006 की ईमेल्स शो करती है कि एप्स्टीन ने एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था कैरेबियन में और हॉकिंग्स को इनवाइट किया गया था। फोटोज एग्जिस्ट करती है जहां हॉकिंग्स कॉन्फ्रेंस में है। एक सबमरीन ट्रिप भी अरेंज की गई थी हॉकिंग्स के लिए। कॉन्टेक्स्ट ये था कि एक साइंटिफिक गैदरिंग थी, फिजिसिस्ट्स और एकेडमिक्स अटेंड कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि एक कन्विक्टेड ऑफेंडर क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा था एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस? हॉकिंग्स ने भी कभी पब्लिकली कमेंट नहीं किया अपनी डेथ से पहले। माइकल जैक्सन के बारे में सोशल मीडिया पर क्लेम्स सर्कुलेट हुए कि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। एमजे का नाम एप्स्टीन फाइल में है लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है या फिर किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है। हाँ, दोनों के म्यूचुअल कनेक्शंस थे हॉलीवुड में और दोनों पर सिमिलर एलिगेशंस लगे थे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एप्स्टीन फाइल में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में। मीरा नायर, इंडियन फिल्म मेकर, उनके बारे में भी एक कंट्रोवर्सी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर उनके बेटे की तस्वीर को एप्स्टीन के फेशियल फीचर्स के साथ कंपेयर किया गया और बोला गया कि ये तो एप्स्टीन का बेटा है। फैक्ट चेक करने पर पता चला कि ये तो प्योर मिस इन्फॉर्मेशन है। फाइल्स में मीरा नायर का कोई नाम नहीं है, उनके सन का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेट पर फेस मैचिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी। लेकिन एक फोटो मीरा नायर की जेफरी एप्स्टीन के साथ काफी वायरल हो रही है। अब उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शंस में बताओ। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट जो वायरल हुआ फाइल रिलीज के बाद वो था गैब्रिएला रिको हिमेनेस का। 2009 में मॉन्टेरी मैक्सिको में एक होटल के बाहर एक वुमन चिल्ला रही थी, गैब्रिएला रिको जिमेनेस। वो एक मैक्सिकन मॉडल थी, एलिजिडली एलिट सर्कल से कनेक्टेड थी। उस रात उसने क्या चिल्लाया वो आज भी लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर देता है। They eat people, they kill children. कार्लोस स्लिम, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। पुलिस को बुलाया गया, उसे फोर्सिबली टेक किया गया, उसे साइकियाट्रिक फैसिलिटी में भेजा गया और फिर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। Many believes she was silenced. डायरेक्ट कनेक्शन एप्स्टीन फाइल से नहीं था, लेकिन ये इंसिडेंट फिर से रिसर्फेस हो रहा है क्योंकि फाइल्स में डिस्टर्बिंग रिचुअल्स की बातें हैं। एनिड कैनिबलिज्म के रूमर्स है। क्या ये सच था? मेंटल ब्रेकडाउन था या उसने सच देखा था? हम कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो डिसअपियर हो गए। फिर आता है लिटिल सेंट जेम्स, एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड। यूएस वर्जिन आइलैंड में स्थित ये 72 एकड़ का आइलैंड, जिसे लोकल्स पीडोफाइल आइलैंड या सिन आइलैंड या ऑर्गी आइलैंड भी कहते थे। आइलैंड पर एक ब्लू और व्हाइट स्ट्रिप्ड टेम्पल लाइक बिल्डिंग थी जिसका पर्पस अभी भी अनक्लियर है। रूमर्स है कि अंडरग्राउंड टनल्स थी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने बताया था, वी बिल्ड रूम्स बिलो ग्राउंड। वर्जिन आइलैंड लॉ सूट अगेंस्ट एप्स्टीन स्टेट में ये मेंशन था। आइलैंड पर कैनिबलिज्म की बातें भी वायरल हुई। क्लेम्स है कि टॉर्चर चेम्बर्स थे, रिचुअलिस्टिक किलिंग्स होती थी, एलिट कैनिबलिज्म्स होती थी। फैक्ट चेक करने पर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो नहीं मिला कैनिबलिज्म का, कोई बॉडीज नहीं मिली ऑफिशियली, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज कंफर्म है। मल्टीपल विक्टिम्स ने टेस्टिफाई किया। ट्रैफिकिंग कंफर्म है, गर्ल्स को आइलैंड पर लाया जाता था। FBI रेड के दौरान डिस्टर्बिंग आइटम्स मिले थे। और यहाँ आता है सबसे डार्क रैबिट होल, एड्रेनोक्रोम। क्या है एड्रेनोक्रोम? साइंटिफिक डेफिनेशन के अनुसार एड्रेनोक्रोम एक केमिकल कंपाउंड है जो एड्रेनलिन के ऑक्सीडाइजेशन से बनता है। फॉर्मूला है C9H9NO3। तो कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी थ्योरी ये कहती है कि एलीट लोग चिल्ड्रन को टॉर्चर करते हैं ताकि बच्चे एक्सट्रीम फियर में आए, उनके बॉडी में मैसिव एड्रेनलिन रिलीज हो, फिर उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट करके एड्रेनलिन को ऑक्सीडाइज करके एड्रेनोक्रोम बनाए और इसे कंज्यूम करे फॉर एंटी एजिंग इफेक्ट्स। कुछ लोग इसे फाउंडेशन ऑफ यूथ कहते हैं। एप्स्टीन कनेक्शन क्या है? 2013 की एक ईमेल में मेंशन है।
इंटरेस्टेड इन रिवर्स एजिंग रिसर्च, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबिलिटीज। ये ईमेल किसने किसको भेजा, डिटेल्स रिडेक्टेड है। टेक बिलियनियर पीटर थिल ने पब्लिकली इंटरेस्ट दिखाया है यंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, एंटी एजिंग रिसर्च में, पैराबायोसिस एक्सपेरिमेंट्स में। सोशल मीडिया पर क्लेम हुआ कि निकी मिनाज ने एड्रेनोक्रोम के बारे में कंफर्म किया। फैक्ट चेक करने पर पता चला कि निकी ने क्रिप्टिक पोस्ट्स किए थे इंडस्ट्री सीक्रेट्स के बारे में, लेकिन डायरेक्टली एड्रेनोक्रोम मेंशन नहीं था। कई सेलिब्रिटीज ने हिंट्स दिए हैं पर डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं है। प्रोटेस्टर्स ने साइंस कैरी किए थे, स्टॉप एड्रेनोक्रोम हार्वेस्टिंग, सेव द चिल्ड्रन, लेकिन एप्स्टीन को ऑफिशियली एड्रेनोक्रोम के लिए गिल्टी नहीं ठहराया गया, सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्टेड था। साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज क्या है? एड्रेनालिन डज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एड्रेनोक्रोम, ये फैक्ट है, लेकिन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। टॉर्चर से एक्सट्रैक्ट करना कोई मेडिकल रीजन नहीं है। साइंटिस्ट्स का कहना है ये एक कंप्लीट मिथ है, एड्रेनोक्रोम को सिंथेटिकली बनाया जा सकता है, टॉर्चर की कोई जरूरत नहीं है। तो सच क्या है? दो पॉसिबिलिटीज है, एक ये कि प्योर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई एविडेंस नहीं है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, डिस्ट्रैक्शन टेक्टिक है, और दूसरा ये कि पार्शियल ट्रुथ जो है ना वो ट्विस्टेड है। एलीट प्रोफाइल्स में एंटी एजिंग ऑब्सेशन एकदम रियल है। आप सेलिब्रिटीज को ही देख लो, यंग दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स रियल है, लेकिन एड्रेनोक्रोम हार्वेस्टिंग एग्जैजरेटेड है। दोस्तों, अब तक मैंने आपको फैक्ट्स बताए, स्टैटिस्टिक्स बताए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताई, लेकिन एक चीज है जो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की है। जब मैंने इन फाइल्स को रिसर्च किया, इन ईमेल्स को पढ़ा, इन टेस्टिमोनीज को सुना, एक फोटो देखी मैंने, एक छोटी बच्ची की फोटो, इतनी छोटी, इतनी मासूम कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मुझे गुस्सा आया, बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आया इन पावरफुल लोगों पर, इस सिस्टम पर, इवन गॉड पर। मैंने गॉड से भी सवाल किए, मैंने ब्लेम किया। क्यों ये होता है? क्यों यही मासूम बच्चे? क्यों पावरफुल लोग बच जाते हैं? क्यों बिल गेट्स को कुछ नहीं हुआ? क्यों क्लिंटन फ्रीली घूम रहा है? क्यों प्रिंस एंड्रयू सिर्फ सेटलमेंट पे करके निकल गया? क्यों एप्स्टीन की डेथ इतनी सस्पिशियस है? फिर मैंने सोचा अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता तो कौन बनाएगा? अगर मैं चुप रहूंगा तो मैं भी उस सिस्टम का, उस ब्लडी सिस्टम का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने वो फोटो देखी और फिर रियलाइज हुआ कि ये कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का फेलियर है। अब उन विक्टिम्स की बात करते हैं जो सामने आए, बट वी नेवर लिसन प्रॉपरली। वर्जीनिया जूफ्री जो पहली बार 2011 में सामने आई, डिटेल टेस्टिमोनीज दी, प्रिंस एंड्रयू एलन डर्शोविस के नाम लिए, डेथ थ्रेट्स फेस की, हैरेसमेंट झेली। मारिया फार्मर जिसने एप्स्टीन और मैक्सवेल से अब्यूज झेला, 1996 में FBI को रिपोर्ट करने की कोशिश की, इग्नोर्ड। NYPD को रिपोर्ट करने की कोशिश की, इग्नोर्ड। सारा रेंसम ने एक बुक लिखी, साइलेंस्ड नो मोर, जिसमें आइलैंड हॉरर्स डिस्क्राइब किए गए, सिस्टमैटिक अब्यूज के बारे में बताया। क्यों नहीं सुना गया उन्हें? पावर। अक्यूज लोग बहुत पावरफुल थे, मनी, लॉयर, सेटलमेंट्स, कवर अप्स। विक्टिम्स को ब्लेम किया कि वो खुद गई थी, थ्रेट्स दिए, जान की धमकियां तक दी। आज फरवरी 2026 में फाइल्स रिलीज के बाद प्रोटेस्ट्स में बैनर्स हैं, वी बिलीव सर्वाइवर्स, व्हाई डिडंट यू लिसन। वापस आते हैं उस पेंडेमिक ईमेल्स पर। मार्च 19, 2015 को भेजी गई वो ईमेल जिसमें लिखा था, वी नीड टू डिस्कस नेक्स्ट स्टेप ऑन हाउ टू इन्वॉल्व WHO. There are opportunities here if we position correctly. I hope we can pull this off. We'll need funding channels set up. ये ईमेल डॉक्यूमेंट नंबर 45,892 था, रिलीज्ड एप्स्टीन फाइल में। टाइमलाइन को फिर से कनेक्ट करते हैं। 2015 में ये ईमेल, 2017 में बिल गेट्स फाउंडेशन ने WHO को फंडिंग बढ़ाई, 2019 अक्टूबर में इवेंट 201 पेंडेमिक सिमुलेशन होस्टेड बाय जॉन हॉपकिंस, फंडेड बाय गेट्स फाउंडेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सिनेरियो कोरोना वायरस पेंडेमिक। टॉपिक्स, कैसे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करें, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट करें, कैसे एंटी वैक्सीन मोमेंट्स को काउंटर करें, गवर्नमेंट मीडिया कोऑर्डिनेशन को कैसे बनाएं। 2019 दिसंबर में फर्स्ट कोविड-19 केसेस और 2020 मार्च में global pandemic. Coronavirus presents a public health emergency in the United States. Volunteers moved to act by the pleas for help on social media and in their community. सवाल फिर से 2015 में पेंडेमिक प्लानिंग क्यों? एप्स्टीन का इन्वॉल्वमेंट क्या था? WHO को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? फंडिंग चैनल्स किसके लिए? ऑफिशियल रिस्पांस कोई नहीं आया। अब मैं आपसे कुछ अनकंफर्टेबल सवाल पूछूंगा। दोस्तों, मैंने आपको अब तक सारे फैक्ट्स बताए, ईमेल्स, नेम्स, कनेक्शंस, कॉन्स्पिरेसीज, सब, लेकिन एक चीज मुझे परेशान करती है। क्या ये एप्स्टीन फाइल पूरी एक फेक है? सुनो केयरफुली। क्यों रिलीज की गई ये फाइल्स?
सरकार स्पेशली पावरफुल गवर्नमेंट वो कुछ भी रिलीज नहीं करते जब तक उनका फायदा ना हो। 30 लाख पेजेस रिलीज करना ये डेलिब्रेट है। हिडन एजेंडा क्या है? हो सकता है जो दिखाया गया है वो सच हो, एलिट पीडोफाइल रिंग्स, सेक्सुअल अब्यूज, ट्रैफिकिंग, एवरीथिंग, लेकिन क्या ये कंप्लीट ट्रुथ है या ये सिर्फ सरफेस लेवल है? थिंक अबाउट इट। अगर मैं तुम्हें 50% सच दे दूं तो तुम रिमेनिंग 50% पे ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आप बिजी रहोगे उस 50% ट्रुथ में जो मैंने आपको दिया है। सीक्रेट सोसाइटीज की बात करते हैं। हम सब जानते हैं इल्यूमिनाटी, फ्रीमसन्स, एलीट सर्कल सोसाइटीज, सिंबोलिज्म, हिडन एजेंडाज। लेकिन अगर एप्स्टीन, क्लिंटन, गेट्स, ट्रम्प ये सब पपेट्स हैं तो असली पपेट मास्टर कौन है? थिंक हिरार्किकली। लेवल 1 हम लोग जनरल पब्लिक, लेवल 2 सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स, लेवल 3 पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, एप्स्टीन लेवल, लेवल 4 क्वेश्चन मार्क, लेवल 5 क्वेश्चन मार्क। फाइल्स में लेवल 3 एक्सपोज्ड हुआ, लेकिन लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 कौन है? लॉजिकली सोचो, अगर एलिट इतने पावरफुल है, अगर वो गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं तो वो फाइल्स को रिलीज क्यों होने देंगे? 2 पॉसिबिलिटीज है। एक, वो चाहते हैं कि हम ये सब देखे नॉर्मलाइज करने के लिए, डिसेंसिटाइज करने के लिए, हमारे खुद की एनर्जी ड्रेन करने के लिए, एक नेगेटिव स्टेट में जाने के लिए। और दूसरा, डिस्ट्रैक्शन, समथिंग बिगर हो रहा है बैकग्राउंड में, हम एप्स्टीन फाइल्स में बिजी हैं, असली एजेंडा कहीं और है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नॉर्मलाइजेशन एजेंडा देखो, पहले क्या होता है, कार्टून मूवीज में दिखाते हैं, सटल रेफरेंसेस, सिंबोलिज्म, डार्क थीम्स, फिर न्यूज में नॉर्मलाइज करते हैं, ये तो होता रहता है, एवरीवन डज इट। फिर हमारे आइडल्स को दिखाते हैं, ट्रम्प, क्लिंटन, गेट्स, सब इन्वॉल्व, ये तो नॉर्मल है। सो फाइनली वी एक्सेप्ट इट एज रियलिटी। हम भी डीमन बन जाते हैं, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा ही तो सोचेंगे। अगर आपने नोटिस किया होगा तो लास्ट कुछ दिनों से आप या फिर आपके आसपास के लोग लो फील कर रहे हैं, यही तो वो चाहते हैं। नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। कोइंसिडेंस है या डेलिबरेटली लो वाइब्रेशनल एनर्जी है? कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है और हम हो रहे हैं। मेरी सलाह यह है कि स्टॉप कंज्यूमिंग एप्स्टीन कंटेंट एक्सेसिवली। मैं जानता हूं, मैं खुद ये वीडियो बना रहा हूं, हिपोक्रेसी लग सकती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं, मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि इग्नोर करो, लेकिन मैं ऑब्सेस नहीं करवा रहा हूं। डोंट लेट दिस कंज्यूम यू। अपनी मेंटल एनर्जी को सेव करो, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करो। यू हैव 2 पाथ्स। पाथ 1, लो वाइब्रेशनल एनर्जी, नेगेटिविटी में डूबो, डीमंस की तरह सोचो, फियर, एंगर, हेल्पलेसनेस। और पाथ 2, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रुथ जानो बट ऑब्सेस मत करो, स्पिरिचुअल रहो, पॉजिटिव एक्शंस लो, गॉड्स एनर्जी में रहो, तुम्हारा डिसीजन। सो एंड में मैं यही बोलूंगा कि सच क्या है। ट्रुथ ये है कि एप्स्टीन एक मॉन्स्टर था, कंफर्म्ड। पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे, एविडेंस एग्जिस्ट्स। विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिला, सैड रियलिटी। सिस्टम पूरी तरह करप्ट है, क्लियर है। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? बिल्कुल डाउटफुल है। क्या हमें सब बताया गया? डेफिनेटली नॉट। क्या कोई इसके पीछे डीपर एजेंडा है? यस, मोस्ट प्रोबेबली। माय लास्ट लाइन्स, फाइल्स को इग्नोर मत करो, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्सेस भी मत हो जाओ, मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछो, क्यों रिलीज हुआ, किसका फायदा, क्या छुपाया गया, लेकिन साथ ही विक्टिम्स को सपोर्ट करो, सर्वाइवर्स की आवाज को बुलंद करो, सिस्टम को चैलेंज करो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करो। दोस्तों, ये मेरी सबसे मुश्किल वीडियो रही है। फैक्ट्स देखते हुए मैं टूट गया था, रिसर्च करते हुए मुझे गुस्सा भी आया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने मुझे बहुत कंफ्यूज भी किया, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि अगर नहीं बनाता तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कौन बताता। लाइक करो अगर वीडियो इम्पैक्टफुल लगा, सब्सक्राइब करो क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो नहीं बताएगी वो मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा। शेयर करो क्योंकि विक्टिम्स की आवाज को लाउड करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उस बच्चे के लिए वीडियो देखने के बाद 1 मिनट का साइलेंस जरूर रखना। विक्टिम्स के लिए प्रे करो, फिर नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओ। अपने लव्ड वन को हग करो क्योंकि लाइफ सिर्फ डार्कनेस नहीं है, लाइट भी है, और वो लाइट पता है कौन है? आप हो। ट्रुथ इज अनकंफर्टेबल बट साइलेंस इज डेडली। चूज अवेयरनेस, चूज एक्शन, चूज लाइट इन मेमोरीज ऑफ ऑल विक्टिम्स। नमस्कार।